जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, आज उसका पहला ग्राउंड टेस्ट था एनडीए के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ। तो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसके नतीजे आए और उसमें से जो 6 राज्य थे, 6 राज्यों में से 4 में तो बीजेपी हार गई और 2 में ही जीत हासिल कर पाई। अब जब से ये नतीजे आए हैं तब से इंडिया गठबंधन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है, अलग ही विश्वास आ गया है। ये सब कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन कि देखिए यही सबूत है, ऐसे ही हम 2024 में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। ये देखिए, ये है वो 6 राज्य जिसमें चुनाव थे: झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तराखंड। अब इन नतीजों से कई संकेत निकल कर आ रहे हैं और इनकी सीधी जो तार जुड़ रही है वो 2024 पे जुड़ रही है। अब आपको आज ये समझने की ज़रूरत है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्यों हारी बीजेपी, झारखंड और केरल में क्यों हारी बीजेपी, तीसरा त्रिपुरा और उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन क्यों हारा, चौथा है कि घोसी इतना चर्चा में क्यों है और 5वां है कि उपचुनाव से कौन से 2024 के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहला है कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्यों हारी बीजेपी। तो सबसे पहले आप बंगाल का और फिर उत्तर प्रदेश का ये खेल समझिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। जलपाईगुड़ी की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर जारी थी, लेकिन अंत में टीएमसी ने जीत का परचम लहराया। तृणमूल उम्मीदवार निर्मल चंद्र रॉय को कुल 96,961 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार तापसी रॉय को 93,304 वोट मिले। कांग्रेस समर्थित लेफ्ट उम्मीदवार ईश्वर चंद्र रॉय को तकरीबन 13,000 वोट मिले। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली। उसके उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 35,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। 2022 में भी एसपी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो कह सकते हैं कि पार्टी ये सीट बचाने में कामयाब रही। लेकिन उपचुनाव क्यों हुआ? पिछली बार सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने फिर पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। घोसी उपचुनाव बीजेपी और एसपी या यूं कहें कि एनडीए और इंडिया के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं था। एसपी चीफ अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला काम कर गया। बीजेपी ने उपचुनाव में एड़ी चोटी का दम लगाया था, मंत्रियों की फौज लगा रखी थी। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर और संजय निषाद की भी ताबड़तोड़ रैलियां करवाई, लेकिन अखिलेश के पीडीए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। एसपी चीफ ने इसे बीजेपी की राजनीतिक ही नहीं बल्कि नैतिक हार भी करार दिया है। घोसी उपचुनाव के नतीजे 2024 में योगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। दूसरा है कि झारखंड और केरल में आखिर क्यों हारी बीजेपी। ऐसे ही झारखंड के आप समीकरण समझिए और फिर केरल के समीकरण समझिए। इस बार झारखंड में शानदार लड़ाई देखने को मिली। रुझानों में कांटे का संघर्ष दिखाई दिया। आखिरकार जनता ने जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी को चुना और शानदार उन्होंने जीत हासिल की। बेबी देवी ने लगभग 13,000 वोट से जीत हासिल करी। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से ये सीट खाली हो गई थी। खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी ने बाजी मार ली। बेबी देवी ने 17,000 से ज्यादा वोटों से आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी को हरा दिया। अब बात करते हैं केरल की। केरल में पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से उम्मीदवार चांडी ओमन ने लगभग 36,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले पूर्व सीएम ओमान चांडी ने साल 2011 में सीपीएम के सुजा सुसान जॉर्ज के खिलाफ लगभग 33,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब पूरे 11 सालों के बाद ओमान चांडी के बेटे चांडी ओमन ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 36,454 वोटों से जीत दर्ज की है। इस बार पुथुपल्ली विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की मौत के कारण उनके बेटे चांडी ओमन को मैदान में उतारा गया था, जबकि सीपीएम के युवा नेता जैक सी थॉमस को एलडीएफ का उम्मीदवार बनाया गया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लिजिन लॉल को मैदान में उतारा था, जबकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी ल्यूक को अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में मौका दिया था। तीसरा है कि त्रिपुरा और उत्तराखंड, हमें पता है कि ईस्टर्न में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है और उत्तराखंड तो बीजेपी का गढ़ है ही, तो इसमें आखिर इंडिया गठबंधन क्यों हार गया।
त्रिपुरा में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने यहां की धानपुर और बॉक्सानगर विधानसभा क्षेत्रों पर जीत हासिल की है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की इन दोनों सीटों के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए। बॉक्सानगर सीट से तफाजुल हुसैन और धानपुर से बिंदु देबनाथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। त्रिपुरा में हुए इस उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी सीपीएम के बीच सीधी टक्कर हुई। त्रिपुरा मोथा और कांग्रेस ने यहां पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। तफाजुल हुसैन ने बॉक्सानगर सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार मिजान हुसैन को लगभग 34,146 वोटों से मात दी। वहीं धानपुर विधानसभा क्षेत्र में बिंदु देबनाथ ने सीपीएम उम्मीदवार कौशिक चंदा को 30,017 वोटों से हराया। बॉक्सानगर निर्वाचन क्षेत्र के सीपीएम विधायक शमसुल हक की मौत और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के इस्तीफे के बाद सीटें खाली हो गई थी। इसी के चलते यहां पर उपचुनाव हुए। अब आप समझिए उत्तराखंड का खेल। भारतीय जनता पार्टी की पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को कड़े मुकाबले में हरा दिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बागेश्वर को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था। उत्तराखंड में पांव जमाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी की ओर से यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया गया। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में भाजपा अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो गई। पूर्व एमएलए चंदन राम दास के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में सहानुभूति की लहर से जीत की बात कही जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी एक जीत के जरिए उनका स्वागत करना चाहती थी। चौथा है कि इन 6 राज्यों में उपचुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो है वो है घोसी सीट जो यूपी की है। और इसमें आखिर क्या गलत हुआ बीजेपी के लिए और क्या सही हुआ समाजवादी पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। जब इंडिया गठबंधन बना तो सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपस में कैसे रिश्ते बना पाएंगे, कौन किसके लिए कितनी सीटें सैक्रिफाइस करेगा। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का भी ऐलान कर दिया, विच मीन्स पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी एक बात पर राजी हो पाएंगे। पर असल नतीजा घोसी उपचुनाव में दिख गया। यहाँ बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर हुई। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया और अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को हरा दिया। आपको बता दूं कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे। ओपी राजभर ने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और ये उनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट था घोसी उपचुनाव, जिसमें वो फेल हो गए हैं। मायावती ने इस बार घोसी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। लोगों से अपील की कि अगर मेरा समर्थन करना है तो आप नोटा पर वोट करें। इस बार के नतीजों में तीसरे नंबर पर नोटा आया। मतलब पिछड़ों के बीच मायावती का जादू नहीं चल पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती ने घोसी में चुनाव न लड़कर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का फायदा करवा दिया है। और ऐसा भी दिखा नतीजों में कि बीएसपी और बीजेपी का पिछड़ा वोट समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया है। पांचवा है कि इन सारे नतीजों से, इन सारे उपचुनाव के नतीजों से हमें 2024 के क्या-क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा संकेत तो यही है कि 6 राज्यों में से 4 में एनडीए यानी बीजेपी का गठबंधन हार गया और 2 में वो जीत हासिल कर पाया। मतलब इंडिया गठबंधन ने लीड ली। फिर बात करते हैं झारखंड में। इंडिया और एनडीए ने क्षेत्रीय दलों पर ही भरोसा किया, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और सीधी टक्कर में इंडिया गठबंधन जीत गया। बंगाल में इंडिया गठबंधन में फूट दिखी। ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट का साथ नहीं दिया बल्कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत भी गई। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत बताती है कि ईस्टर्न राज्यों में विपक्ष के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, पूरा दबदबा बीजेपी का ही है। घोसी की जीत ने विपक्ष का विश्वास 200% से भी ज्यादा कर दिया है। केरल में कांग्रेस की जीत ने रिकॉर्ड तोड़े। मतलब साउथ में कांग्रेस का दबदबा बीजेपी से ज्यादा है। बीजेपी अपने गढ़ उत्तराखंड को बचाने में कामयाब रही। लखनऊ की मोहनलालगंज में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया। मतलब यूपी में अब समाजवादी पार्टी बीजेपी को सीधी टक्कर देने के फुल फॉर्म में है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश के लिए कुछ सीटों का सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाए और सीट फॉर्मूले पर शायद बात बन जाए।
खैर, इन नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन का कॉन्फिडेंस अभी 7th क्लाउड पर है। अब आगे होता है क्या? आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।